ये टूटते हुए ग्लेशियर दिखने में बहुत अच्छे लगते हों, लेकिन ये आने वाले बुरे वक्त की आहट हैं। ये बर्फ की जो चादर आप देख रहे हैं वो कुछ साल पहले और विशाल थी, लेकिन अब छोटी होती जा रही है। ये बर्फ के तूफान, तेज हवाएं दुनिया के उस कोने में उथल पुथल मचाए हुए हैं जहां इंसान के लिए जाना आसान नहीं। धरती की धुरी पर हो रही ये हलचल धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। ये हलचल अपने साथ समुद्र का बढ़ता जल स्तर लेकर आ रही है। उन देशों के लिए खतरा बन रही है जो समंदर के किनारे बसे हैं। ये देश आने वाले वक्त में डूबने की कगार पर होंगे। ये हलचल अपने साथ भयानक सूखा लेकर आ रही है। लाखों लोगों को मारने वाली बीमारियां लेकर आ रही है। इसीलिए संभलने का वक्त है। कुछ सवालों के जवाब फौरन खोजने का वक्त है। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों साल दर साल सर्दी का मौसम कम होता जा रहा है? क्या आपने सोचा कभी कि क्यों साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है? ऐसा क्या हुआ जो साल 2015 इतिहास का सबसे गर्म साल बना है? ऐसा क्या करें कि अब धरती से खिलवाड़ बंद हो? इन सवालों के साथ धरती को बचाने के लिए अब दुनिया के सारे देश एकजुट हो रहे हैं। पेरिस में पहली बार एक मंच पर 150 से ज्यादा देश जुटे हैं। आमने सामने हैं विकसित और विकासशील देश, और धरती को बचाने के लिए, विकसित देशों की दादागिरी को रोकने के लिए अब भारत ने उठाया है बीड़ा। देखिए, धरती बचाएगा, कमांडर इंडिया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात खतरे में पड़ी धरती को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम की। इस वक्त पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग पर दुनिया के 150 से ज्यादा देश माथापच्ची कर रहे हैं। मकसद है कि इस बैठक में ऐसे ठोस नतीजे निकलें जिससे ग्लोबल वार्मिंग का असर कम हो। बैठक में अमेरिका जैसे विकसित देशों की दादागिरी से मोर्चा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने विकसित देशों से कहा है कि जिन्होंने धरती को तबाह करके अपना विकास किया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये धरती गैस का एक बड़ा चैम्बर बन गई है। बदलता हुआ हर साल गैस के इस चैम्बर को और गर्म कर रहा है। अगर बहुत जल्द कुछ ना किया गया तो गैस का ये चैम्बर फट पड़ेगा। ये बातें आपको खौफनाक भले लगें, लेकिन भविष्य की यही सच्चाई है। पिछले 100 साल में इंसान ने इस धरती का जितना नुकसान किया है, उतना हजारों साल में नहीं हुआ। कुछ देशों के विकास की अंधाधुंध दौड़ की कीमत हमारी धरती ने चुकाई है। इस अंधाधुंध दौड़ का ही नतीजा है कि धरती का जो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के दायरे में बढ़ रहा था, अब इस सदी के अंत तक 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। तापमान के इतना बढ़ने का मतलब है तबाही। इसे समझते हुए अब दुनिया के 150 से ज्यादा देश पेरिस में जुटे हैं। दुनिया को बचाने के इस सबसे बड़े मंच पर एक तरफ है वो विकसित देश जो धरती को भट्टी में बदलने के गुनहगार हैं। इन देशों से मुकाबला करने के लिए जिस देश ने कमान संभाली है वो है भारत। We stand here in solidarity with Paris and France and in admiration for the resolve and courage. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकासशील देशों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए खुद पेरिस में मौजूद हैं। नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। ये एक मुद्दा है जिस पर भारत और अमेरिका आमने सामने हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमीर और विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वो धरती बचाने के लिए आगे आएं। जिन देशों ने प्राकृतिक ईंधन के बूते तरक्की की है, वो धरती को इसकी कीमत चुकाएं। इससे अलग कुछ भी करना विकसित देशों के लिए नैतिक रूप से गलत होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के तेवर सख्त हैं।
वो विकासशील देशों को विकसित देशों की दादागिरी के आगे झुकने नहीं देना चाहते। दरअसल अमेरिका जैसे विकसित देश अब ग्लोबल वार्मिंग के बहाने विकासशील देशों को कोयले, पेट्रोल, डीजल जैसे प्राकृतिक ईंधनों के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को ही अपने कार्बन उत्सर्जन कम करना थे, लेकिन अमेरिका ने भारत, चीन को भी इसमें शामिल करने की मांग करते हुए इसे खारिज कर दिया। दरअसल ये अमेरिका की एक चाल थी। अगर भारत को ये प्रोटोकॉल मानना पड़ा तो विकास की रफ्तार और उद्योग धंधे दोनों चौपट हो जाएंगे। इस अमेरिकी चाल को भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर रहा है और अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने भारत के रुख की आलोचना की थी। अमेरिका की इस आलोचना का भारत लगातार जवाब देता रहा है। पेरिस से ही पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया, हम कार्बन उत्सर्जन करने वाले तीसरे नहीं चौथे देश हैं और वो भी छोटे। हम सिर्फ 5% कार्बन उत्सर्जन करते हैं। इससे पहले 3 हैं, अमेरिका, चीन और यूरोप। ये तीनों मिलाकर 56% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। Climate change is a major global challenge, but climate change is not of our making. It is the result of a global warming that came from the prosperity and progress of an industrial age powered by fossil fuel. प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा कि इस बात को लेकर बहुत भ्रम फैलाया जाता है कि भारत कोयले का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आंकड़े देकर पूरी दुनिया को सच्चाई बताई है। 1990 से लेकर 2012 के बीच अमेरिका ने 21 बिलियन टन कोयले का इस्तेमाल किया। इस दौरान चीन ने 43 बिलियन टन कोयले का इस्तेमाल किया। इन दोनों को मिला दें तो अमेरिका और चीन ने 64 बिलियन टन कोयला जलाया। इस दौरान भारत ने सिर्फ 9 बिलियन टन कोयला जलाया। यह अमेरिका चीन के मुकाबले 7 गुने से भी कम है। विकासशील देशों की तरफ से भारत इस लड़ाई की कमान संभाले हुए है। खुद भारत ने कार्बन उत्सर्जन में अगले 15 साल में 33% तक कटौती का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी सौर ऊर्जा को लेकर भी एक नया संगठन बनाने की मुहिम छेड़ चुके हैं। ऐसे में अब दबाव विकसित देशों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह है विकास के नाम पर लगातार प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम दुनिया के इस सबसे बड़े खतरे को समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान दौर में शायद ही ऐसा कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जिसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता ना हो, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत सतही तौर पर ही समझ पाते हैं। इंसान अपनी तरक्की के लिए लगातार प्राकृतिक संसाधनों को जलाता जा रहा है। इससे पैदा होने वाले प्रदूषण से पृथ्वी के बढ़ते हुए औसत तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका में बर्फ पिघल रही है और भारत में हिमालय पर भी बर्फ पिघल रही है। इससे लगातार समंदर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की इस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए। पिछले 12 सालों में 11 सबसे गर्म सालों में गिने गए हैं। समुद्र का तापमान 3000 मीटर की गहराई तक बढ़ चुका है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ग्लेशियर्स छोटे हो रहे हैं। अंटार्कटिका का औसत तापमान लगातार गिर रहा है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और उत्तरी एशिया के कुछ हिस्सों में बारिश ज्यादा हो रही है। सूखे की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अटलांटिक समुद्र की सतह पर तापमान में बढ़ोतरी से बड़े तूफान की आशंका है। मिलके एक अच्छा समझौता करें जिसमें जो विकसित देश हैं, जिनकी वजह से वास्तव में समस्या आज खड़ी हुई है, उनकी जिम्मेदारियां भी सबके सामने हों। वो अपनी जिम्मेदारियों को कमिट करें कि उन जिम्मेदारियों को फुलफिल करेंगे और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो विकास के दौर में तेजी से बढ़ रहे हैं, इनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में सहयोग करें। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र किनारे के सभी इलाके खतरे की जद में आएंगे।
भारत एक ऐसा देश है जिसके कई इलाके डूब सकते हैं, कई बाढ़ की जद में आ सकते हैं, तो इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई इलाकों में सूखा भी पड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग का जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उनमें भारत भी एक है। जयप्रकाश नारायण कहते थे, जनता आती है कि सिंहासन खाली करो। वी आर टेलिंग द वर्ल्ड दैट इंडिया एंड अदर डेवलपिंग वर्ल्ड इज अराइविंग, वेकेट द कार्बन स्पेस। इंसानी तरक्की की दौड़ में प्रकृति से खिलवाड़ इसकी बड़ी वजह है। पीएम मोदी कार्यभार संभालने के बाद से ही सौर ऊर्जा पर विशेष जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि पेरिस में हो रही इस समिट को भी भारत बहुत महत्वपूर्ण मान रहा है। तरक्की भी ना रुके और प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी ना हो, इसके लिए सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल सबसे अहम रास्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पर हमारी खास पेशकश। बढ़ते तापमान पर दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। भारत में भी बड़ी और छोटी हर तरह की कोशिश हो रही है। आपको लेकर चलते हैं लद्दाख। देखिए कैसे बढ़ते तापमान से निपटने की सकारात्मक पहल यहां अपने तरीके से हुई है। लद्दाख, ऊंचे दर्रों की भूमि, भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल। यहाँ पानी का मुख्य स्रोत पहाड़ों की बर्फबारी से पिघली बर्फ ही है और यही वजह है कि यह इलाका जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत ही असुरक्षित है। CNN IBN की पर्यावरण संपादक यहाँ पर मशहूर व्यक्ति सोनम वांगचुक से मिली। सोनम चांगथांग में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर आधारित स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं। The idea of this campus was to create a place where students who failed the regular system could get a beautiful asylum where they could be rebuilt and relaunched. इस स्कूल में बच्चे आकर सिर्फ कक्षा में बैठते ही नहीं, जानवरों को चारा खिलाते हैं और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर केक बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी भी उगाते हैं। पूरा स्कूल कैंपस कम कार्बन वाले वातावरण में जीता और सांस लेता है। वांगचुक ने 6 महीने पहले ये फैसला किया था कि वो बर्फ का स्तूप बनाएंगे। ये स्तूप 1,50,000 लीटर पानी संग्रहित कर सकता है। बर्फ का ये स्तूप या कहें बर्फ का विशालकाय पहाड़ करीब 40 मीटर ऊंचा है, जिसकी वजह से इसके निर्माण में स्थानीय लोगों और सेना की भी मदद की जरूरत पड़ी। 6 महीने बाद ये बर्फ का स्तूप पिघल गया है, लेकिन संकट के समय में ये लोगों को पानी उपलब्ध करा रहा है। सोनम वांगचुक जैसे लोग अब दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं कि जलवायु को बचाते हुए भी आसान जिंदगी को जिया जा सकता है। बहार दत्त, लद्दाख, IBN 7। ये कुछ मिसालें हैं, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है और कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मंच पर दुनिया के 190 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हुए हैं और उस खतरे के बारे में बात कर रहे हैं और इसका कमांडर भारत दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से नहीं है बल्कि विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में तरक्की को लेकर जो एक बहस चल रही है उसको लेकर भी है। खबरों में खास का सिलसिला आज यहीं तक।